हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय बैंकिंग प्रणाली। तो आइए हम लोग जो है भारत में बैंकिंग प्रणाली के बारे में सुचारू रूप से पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। भारत में प्रथम बैंक कौन था, भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन था, नोटों का निर्गमन कब हुआ, किस नोट पे कब नोट पे जो है कब आपका जो है उस पर ईयर का जो प्रकाशन चालू हुआ। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो है, जिससे इससे पहले मैंने प्लानिंग कमीशन भी करा दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसका भी सेक्शन चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही मैं मैथ का भी सेक्शन चालू कर दूंगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आज जो है भारतीय बैंकिंग प्रणाली पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम भारतीय बैंक यानी प्रथम भारतीय बैंक कौन था? ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारतीय प्रथम भारतीय बैंक है। ठीक है, जो कि 1770 में बना था और 1732 तक चला था। ठीक, 1770 से लेकर 1832 तक चला था। वर्तमान में सबसे पुराना बैंक। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह का आपका जो है वो आपका डाटा आएगा। जिसे वर्तमान में सबसे प्रचलित बैंकों में अगर बोला जाए तो पंजाब नेशनल बैंक है, क्योंकि दोस्तों इलाहाबाद बैंक तो सबसे पुराना था, लेकिन इसका जो है वो विलय कर दिया गया है, इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। ऐसे भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक था 1865 में, लेकिन अभी के डाटा के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894 में वो सबसे पुराना बैंक है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। देखिए, जब उसके बाद जो है इलाहाबाद बैंक और अवध कमर्शियल बैंक, इसके बाद भारत में बैंकिंग प्रणाली का शुरुआत होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। प्राचीन समय में आधुनिक मतलब जिस समय भारत जो है वो गुलाम हुआ था, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने कुछ दिन तक शासन किया। जैसे 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो है जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन बढ़ा, तो उस समय जो है उनको एक बैंकिंग प्रणाली यानी एक रख रखाव और एक बैंकिंग प्रणाली का ज़रूरी पड़ा, जिसके बाद भारत में बैंकिंग प्रणाली का जो है सूत्रधार हुआ। उसमें क्या था दोस्तों, बैंक ऑफ अंग्रेज़ों द्वारा जो है बैंक ऑफ बंगाल का 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे का 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास का 1843 में जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, क्योंकि यही तीन प्रेसिडेंसी भी था। तो बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में किया गया। इसको फिर बाद में जो है सबमर्ज करके क्या किए, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो है 1921 में यही तीनों बैंक को मिला को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक गठन किया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका नाम जो है दोस्तों 1 जुलाई, याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को, यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को सबसे पहले 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया किए। फिर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों उसको 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया, यानी तीनों बैंक को मिला के इम्पीरियल बैंक। फिर इम्पीरियल बैंक का नाम जो है वो स्टेट ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था 1955 में। तो आप याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 को। फिर उसके बाद भारतीय द्वारा प्रतिबंधित मतलब भारत द्वारा प्रबंधित बैंक यानी भारत के द्वारा जो है संचालित प्रथम बैंक ये अवध कमर्शियल बैंक था, जो कि 1881 में जो है वो चालू हुआ था और 1958 में जो है वो बंद हो गया था। तो आप याद रखिएगा 1881 में जो है क्या हुआ था, भारत में दशकीय जनसंख्या भी चालू हो गया था, दशकीय जनगणना चालू हो गया था। तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। और भारतीय द्वारा पहला प्रतिबंधित बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है एक बाद में जाके उनको आभास हुआ कि नहीं, भारत का एक राष्ट्रीय हम लोग जो यहाँ पे अधिकार किए हुए हैं, तो भारत का एक भारतीय बैंक होना चाहिए जिसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं, यानी उस देश का अपना सरकारी बैंक हो। तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने के लिए दोस्तों 1926 में एक आयोग आया था। ठीक है, 1926 में एक आयोग आया था। अगर आपसे पूछे आरबीआई के गठन के लिए कब आयोग आया था, तो 1926 में आया था। उसी के अंतर्गत आरबीआई अधिनियम 1934 पारित किया गया, यानी 1926 में एक आयोग की स्थापना हुई
उसी के अंतर्गत आरबीआई अधिनियम 1934 पास किया गया, यानी पारित किया गया। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया था। तो दोस्तों जिस समय आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 से 37 से लेकर 1935 से 37 तक जो है इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता था। फिर 1937 के बाद जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? तो 1937 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई हो गया, याद रखिएगा। और जिस समय आरबीआई का गठन हुआ था यानी 1935 में 1 अप्रैल को, तो 1935 से लेकर 1937 तक प्रथम गवर्नर कौन थे? ये ओसबर्न स्मिथ थे। यानी आपसे पूछा जाए आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो आपका ओसबर्न स्मिथ थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1937 के बाद जो है गवर्नर बनता रहा, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सीडी देशमुख जी थे। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख थे, जो कि बाद में जाके भारत के वित्त मंत्री भी बने थे। तो दोस्तों आपको कभी कभी आरबीआई के लोगों से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। ताड़ के पेड़ के नीचे जो है वो शेर है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी सदस्य या फिर हम गवर्नर बोल सकते हैं। वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास जी है, जो कि 25वें नंबर के हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी हैं। और इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल जी थे, जिनके समय में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया था? विमुद्रीकरण किया गया था, ठीक है। विमुद्रीकरण का जो है प्रस्ताव उन्हीं के समय में किया गया था। और कार्यकाल जो है क्या होता है? आरबीआई के कोई भी गवर्नर हो उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है, लेकिन 2 साल तक चाहेगा तो अगले 2 साल तक जो है सरकार 3 साल पूरा होने के 2 साल बाद भी जो है सरकार उनका जो है मतलब कार्यकाल जो है वो बढ़ा सकती है, तो याद रखिएगा। अब चलते हैं, शक्तिकांत दास तो आरबीआई के हेड हो गए। उसके बाद जो है चार आपका क्या होता है? उप गवर्नर भी होते हैं। तो 4 उप गवर्नर में कौन कौन है? तो एम राजेश्वर राव, मुकेश के जैन, टीबी शंकर और एमडी पात्रा हो गया, ठीक है। यानी वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास जी है, इससे पहले उर्जित पटेल जी थे। और अगर उर्जित पटेल से पहले बोलेगा तो कौन था? रघुराम राजन जी थे, ठीक है। और वर्तमान में गवर्नर जनरल के साथ उप गवर्नर जनरल कौन है? एम राजेश्वर राव, मुकेश के जैन, टीबी शंकर और एमडी पात्रा जी हैं। आशा करता हूँ आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों भारत में जितने भी नोट होते हैं कॉइन को छोड़ के यानी सिक्के को छोड़ के 1 रुपया के अलावा, तो उसमें क्या होता है? आरबीआई का गवर्नर जो होता है उनका साइन रहता है। तो आरबीआई गवर्नर जो है उनका सिग्नेचर रहता है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। और भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो पूछेगा कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका सिग्नेचर जो है वो नोट पे भी मिलता है, तो आप उसको मार सकते हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह। तो आपका 1 रुपया से ऊपर का जितने भी नोट होगा दोस्तों, तो उस पर आरबीआई का सिग्नेचर रहता है, बशर्ते 1 रुपया के नोट पर जो है उस पर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं, यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो होते हैं भारत के, उनके हस्ताक्षर रहते हैं, ठीक है। और 1917 में जो है ये 1 रुपया का नोट आया था, जो कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर उस पर होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 1938 में, यानी 1938 में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपया का जो है वो नोट आया था, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और भारत कभी जो है 5000 और 10,000 का जो है वो उसका भी नोट निकालती थी, लेकिन 1954 के बाद जो है इसको बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा। 5000 और 10,000 का नोट जो है 1954 के बाद इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं महात्मा गांधी, जो कि देख रहे हैं 1000 रुपया का नोट पे है। महात्मा गांधी का चित्र जो है वो 1996 से छपना चालू हो गया था नोट पे, ठीक है। 1996 से महात्मा गांधी जो है वो भारतीय नोट पे पदार्पण, यानी भारतीय नोट पे जो है उनका चित्रण अंकन किया गया, ठीक है। और हम लोग चलते हैं 2005 में। 2005 में क्या हुआ था दोस्तों? तो आप लोग देखिएगा तो नोट के नीचे में या फिर पीछे में क्या रहता है? आपका जो है ईयर लिखा हुआ रहता है, यानी 2005 में बना, 2007 में बना, 2014 में बना, 2015 में बना। तो अगर आपके पास नोट होगा तो कोई भी पैसा होगा 100 का, 500 का, 1000 का,
2000 को, तो आप उसको देख सकते हैं। और नोट के पीछे जो है उसका ईयर लिखा हुआ रहता है, जो कब ये छापा गया है। तो वो कब से चालू किया गया है दोस्तों, तो 2005 से चालू किया गया है। और भारत भी जो है वो 10 रुपये का नोट जो है वो प्लास्टिक का छापी थी। तो भारत में प्लास्टिक का नोट सबसे पहले पूछेगा कितने रुपए के नोट पे आया था, तो 10 रुपये के नोट पे आया था। लेकिन विश्व में सबसे पहले प्लास्टिक का नोट किस में आया था दोस्तों, 1988 में आया था। देखिए, प्लास्टिक का नोट छापने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आप कागज़ का नोट छापते हो तो प्लास्टिक के नोट की तुलना में क्या होता है, उसका जीवन काल यानी वो जो है बहुत जल्दी कट जाएगा, फट जाएगा, जिसके तुलना में प्लास्टिक का नोट जो है अधिक मजबूती से बना हुआ रहता है। यानी नोट को ख़राब होने से बचने के लिए जो है कोई भी सरकार जो है अपने यहाँ प्लास्टिक का नोट छाप सकती है। और भारत में जो है 10 रुपये का नोट जो है उस पर प्लास्टिक का नोट आया था। लेकिन विश्व में सबसे पहले अगर बोले कि प्लास्टिक का नोट कहाँ आया था दोस्तों, तो वो ऑस्ट्रेलिया में आया था। ठीक है, भारत के बहुत सारे ऐसे जगह हैं, महानगर, नगर और आपका बहुत ऐसे शहर है जहाँ पे जो है आरबीआई का जोनल ऑफिस है। उसके बाद फिर उसका जो है सिक्योरिटी प्रेस है। फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में जैसे होशंगाबाद में क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल है। यानी मध्य प्रदेश होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। यहीं से जो है आरबीआई नोट निर्गमन यानी नोट प्रकाशित करने के लिए जो है वो आपका पेपर लेके जाती है। तो याद रखिएगा, आरबीआई जो है नोट छापने के लिए जो पेपर लेती है वो कहाँ से लेती है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश सिक्योरिटी पेपर मिल से लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद देवास केंद्र सरकार का है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे नोट छापने का भी मशीन है देवास मध्य प्रदेश में, जो कि केंद्र सरकार के अधीन होता है। वैसे जितने भी लिक्विड मनी है और जितने भी भारत सरकार के लिक्विड मनी हो गया, फिर आरबीआई के पास जितने भी धन है, सब पे सरकार का ही अधिकार होता है। तो वो केंद्र सरकार के ही अधीन होता है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में है दोस्तों। यहाँ पे भी जो है पैसा छापने के लिए आपका जो है वो पैसा यहाँ भी आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। तो आपको याद रखिएगा। फिर आपका जो है साल्बोनी पश्चिम बंगाल में भी जो है वो छापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिक्कों की ढलाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टकसाल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, टकसाल क्या है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा यूपी में, अलीपुर कोलकाता में, सैफाबाद हैदराबाद में और मुंबई में होता है। भारत में 4 स्थानों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, तो उसको टकसाल बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। तो क्या होता है, जब किसी बैंक में सरकार 51% या उससे ज़्यादा सरकार की हिस्सेदारी होती है तो उसे राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहते हैं। यानी अगर 100 रुपया में 51 रुपया सरकार का है और 49 रुपया अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का भी लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार को जो है, भारत सरकार जो है उसको बाद में जाके अनुभव हुआ कि और भी राष्ट्रीयकृत बैंक बनाने चाहिए और जितने भी बैंक कार्यरत हैं उनको भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए इंदिरा गांधी के शासनकाल में दोस्तों भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को पहले चरण में 14 बैंक का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसमें से कौन कौन थे, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 14 जो बैंक है जिसको राष्ट्रीयकृत 19 जुलाई 1969 को किया गया था। आप इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट जो है आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आने वाले एग्ज़ामों में। उसके बाद दोस्तों दूसरा बैंकिंग आयोग यानी दूसरे बार जो है बैंक को राष्ट्रीयकृत करने के लिए फिर से आपका जो है 1980 में दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें कौन था, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कारपोरेट बैंक, आंध्र बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, तो इस क्या हो गया था, उसके बाद 14 और आपका 20 बैंक हो गया। फिर बाद में और भी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन फिर दोस्तों 1919 में जाके क्या हुआ, छोटे छोटे आपका जो बैंक जो थे, जो कि आपका जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उसको एक दूसरे में विलय करने का जो है वो प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया गया।
और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि 1 अप्रैल 1929 को उसमें देना बैंक और विजया बैंक का जो है वो विलय कर दिया गया। यानी आपसे पूछे देना बैंक और विजया बैंक का विलय किसमें किया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था 1 अप्रैल 2017 में। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल बैंकों की संख्या 27 थी। उसके बाद जो है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि 1 जुलाई 1955 को बना था, उसमें उसके जितने भी सहायक बैंक थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और भारतीय महिला बैंक, इसका जो है 17 जुलाई 2017 को जो है एसोसिएट बैंक जितने भी थे RBI SBI के, उनका उसमें विलय कर दिया गया था। उसके बाद बैंकों की संख्या के प्रणाली में जो है आपका तेज़ी से जो है वो विलय होना चालू हुआ और अभी जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। तो हम आगे वाला आगे का जो आगे जो पेज हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी मैंने बताया है। तो चलिए बैंकों का विलय, अब हम लोग चलते हैं किस बैंक, कौन बैंक में किस में कौन कौन बैंक का विलय हुआ है। ठीक है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपका उसमें एसोसिएट बैंक जितने भी थे उनका विलय हो गया। फिर पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा तो बड़ा बैंक है ही। फिर कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक जो है उसका विलय किया गया। फिर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि हम लकीर से आंध्र प्रदेश और कारपोरेशन बैंक जो उसका विलय किया गया। फिर बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यानी ये जितने भी बैंक है दोस्तों ये अभी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। और उसके बाद इलाहाबाद बैंक का किस में किया गया, इंडियन बैंक में किया गया है। यानी अभी जो बैंकों का जो आपका समूह है, यानी बैंक जो अब भारत में 12 हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, उसमें कौन कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ सिंध, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। तो अब भी जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वो 12 है। तो हम लोग इसका मुख्यालय भी पढ़ लेते हैं। कभी कभी मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, जो भी जितने भी भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक है उसका ही मुख्यालय जो है आपसे ज़्यादा पूछने की चांस रहता है। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में था, लेकिन जब स्थापना हुआ था 1935 से 37 इसका कलकत्ता में था, याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली है। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आपको बड़ौदा तो जानते ही हैं, गुजरात में है, बड़ोदरा में ही है। कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक जो है कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु में है, क्योंकि केनाडा तट भी वहीं पे है, आपके उसी के नाम पर जो है इसका मुख्यालय रखा गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो मुंबई में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। यूको बैंक, तो यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में है। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक चेन्नई में है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में है। पंजाब एंड सिंध बैंक का नई दिल्ली में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है मुख्यालय। और इंडियन बैंक का कहाँ है दोस्तों, चेन्नई। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब चलते हैं भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक और सबसे बड़े निजी बैंक। सरकारी बैंक क्या होता है, जैसा कि मैंने पढ़ा था 51% जो शेयर सरकार का होगा। अगर 49% शेयर सरकार का हो तो ये क्या होगा, निजी बैंक हो जाएगा। 51% शेयर जिसका होगा उसी के नाम से जाना जाएगा। तो भारत में सबसे बड़े सहकारी बैंक में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। फिर पंजाब नेशनल बैंक है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है और केनरा बैंक है, ठीक है। और सबसे बड़े निजी बैंकों में HDFC बैंक है, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया और कोटक महिंद्रा बैंक हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि मैं आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया इस इकोनॉमिक्स का पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल से हर तरह का जो है वो GS पढ़ सकते हैं, स्टैटिक्स GK, जो कि रेलवे, SSC, UPSC, PCS, स्टेट PCS, JPSC, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आप एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल में देते हैं, खासकर कंपटीशन के, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।